हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, शुरू करते हैं ना। हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हो भाई? सब लोग बढ़िया हो? बिल्कुल हैं। हैं मस्त। चलो भाई, ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो आज जो है अपनी स्पेशल क्लास होगी है ना, 6:30 पर। ठीक है। और स्ट्रेट लाइन की क्लास जो है वो उसका पार्ट 1 है ना, संडे को अपन रखेंगे। ठीक है। ओके। संडे को आपकी फिजिक्स की क्लास भी नहीं है। संडे को पेपर सोल्विंग वाली क्लास भी नहीं रखूंगा मैं। संडे को अपन जो है स्ट्रेट लाइन वाली क्लास रख लेंगे है ना, 1.5 घंटे की। तो उससे देखते हैं कितना कवर हो पाता है। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन कर लेते हैं ना बाइनोमियल का। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। आज पेपर सोल्विंग वाली क्लास तो ही भाई, फ्राइडे है ना। फोर्थ वाला क्वेश्चन 49 से डिवाइड करना है, तो इसको लिखो भाई 7 - 1। और इसको लिखो 7 + 1 की पावर 83। हो जाएगा इससे। ठीक है ना। 7 का मल्टीपल दिख जाएगा, वहां से आप 49 भी निकाल लोगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 है ना। सोचो एक बार कि अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं, बेसिकली आई एम आस्किंग व्हाट इज द हाईएस्ट पावर आई कैन गेट हियर। एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये कितनी पावर मिल जाएगी हाईएस्ट मेरे को? आई थिंक वो दिख रहा होगा कि यहाँ 50 टर्म है, तो एक्स की पावर 50 मिल जाएगी। ठीक है। तो मैंने इस सबको मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे लिखना शुरू किया। फिर यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट आएगा उसका, और वहां पर आ जाएगा एक्स की पावर 49। ठीक है। फिर ऐसे करके कुछ कोफिशिएंट, फिर एक्स की पावर 48, और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। अपने को ये चाहिए एक्स की पावर 49। तो आपको अगर लेट से ये कोफिशिएंट जो है वो अल्फा है, तो कुछ पता है ऐसा कि माइनस अल्फा अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट इज बेसिकली सम ऑफ रूट्स। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। तो अपन जो है वो सम ऑफ रूट निकाल लेंगे यहां से, क्योंकि इसका जो सम ऑफ रूट है वो क्या है? इसका जो सम ऑफ रूट है वो है 1 + 1/2 प्लस 1/2² से लेकर 1/2 की पावर 49 तक। वो जीपी का सम हो जाएगा। ठीक है। ओके। एक मिनट। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। हाँ, 10 से लेकर 15। 8। 8 कहाँ से आ गया यहाँ पर? इस पेज पे 8 कहाँ पे आ गया? ये क्लास में करवा रखा है। तुम्हारी अब आदत है ना, बिगड़ती जा रही है। नोट्स में देखो जाके, है ना, नोट्स में करवा रखा है। 11। और लास्ट 3 डिजिट देखो। लास्ट 3 डिजिट कैसे देखते हैं? अगर जैसे मान लो मेरा कोई नंबर है विच इज 1249, तो इसमें मेरे को लास्ट 3 डिजिट देखनी है। तो लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाएगी? 2 4 and 9, विच इज 249 है ना, ऐसा बोलूंगा मैं। ये कैसे पता लगता है? आप एक काम करो कि इसको है ना 1000 से डिवाइड कर दो। तो इसको अगर अपन ने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आने वाला है? रिमाइंडर, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर। 1000 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 249। तो जो रिमाइंडर है वो ही अपना आंसर है। ठीक है। ओके। तो भाई, आप लास्ट 3 डिजिट देखनी है तो 1000 से डिवाइड कर लें अपन। ठीक है। और अगर आपको लास्ट 2 डिजिट देखनी है तो 100 से डिवाइड कर लो। और लास्ट डिजिट देखनी है तो 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लो। ठीक है। तो इस 7 को जो है वो 10 - 3 लिख दिया अपन एक बार। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो 3 की पावर 100। इसका एक्सपेंशन लेके 3 की पावर 100 कैंसिल हो जाएगा, सब में 10 10 10 आ जाएगा। तो ये पूरा जो है 100 के हो जाएगा, सॉरी 1000 के हो जाएगा। चेक कर लेना एक बार। तो 1000 के होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो लास्ट 3 डिजिट कितनी हो जाएगी? 0 0 0। है ना। ठीक है। ओके। हाँ भाई, इसके अलावा और क्या डाउट था इधर? लास्ट 2 डिजिट में 100 पता है ना, लास्ट 2 डिजिट में 100 बता दिया अभी। ठीक है ना। ओके।
यार 1 मिनट रुकना ना, 1 मिनट। हाँ भाई, तो कौन सा चल रहा था? हाँ हाँ, 12 हो गया है ना। 14, 14 में यार जो नंबर मिसिंग है ना वो नंबर आप यहाँ पे डाल दो। जैसे 2n+1, 2n+3, 2n+5 सारे ओड नंबर है ना, तो ये ऐसे लिख देते हैं 2n, है ना। 2n मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसी सीक्वेंस में ना, ताकि मैं क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो भी समझ में आ जाए तुमको। इस जगह पर मेरे को लग रहा है कि 2n होना चाहिए था, इस जगह मेरे को लग रहा है कि 2n+2 होना चाहिए था, इस जगह लग रहा है कि 2n+4 होना चाहिए था, और लास्ट में जो है वो होना चाहिए था 4n। ठीक है ना? ओके, तो बस जितने नंबर से मल्टीप्लाई किया उतने ही नंबर से अपन जो है वापस डिवाइड कर लें। सो दैट इज 2n, देन 2n+2, है ना, और 2n+4, और से लेकर 4n तक वापस डिवाइड कर दिया। तो ऊपर जो है वो क्या लिखा है, 2n। चलो एक काम करते हैं, 2n रहने देते हैं, 2n फर्स्ट वाला नंबर रहने देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो 2n+1, 2n+2 है ना, तो ये हो जाएगा कि 4n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n का फैक्टोरियल। थोड़ा सोचना इस बारे में ना, ठीक है, कि 4n पूरा लिख दिया, उसमें से 2n हटा दिया, तो क्या बचेगा, 2n+1 से लेकर 4n तक बचेगा। और फिर हो जाएगा, नीचे वाले से 2 कॉमन निकाल लेना, है ना, और 2 सबसे बाहर निकाल लेना, तो 2 की पावर n आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा n+1, n+2। समझ आ जाएगा फिर वो, है ना, वो क्या लिखा है तो। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। 11 में एक्सपांड करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिखा है ना ये, इसमें आप एक्सपांशन करो, ठीक है, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन लिखो, ठीक है, समझ आ जाएगा। ये 3 की पावर 100 इससे कैंसिल हो जाएगा, करो एक बार, है ना, बाइनोमियल एक्सपांशन, थोड़ी टर्म लिख के देखो, ठीक है। एनटीए टेस्ट पेपर भी मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, है ना, मैं कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके करवा दूंगा, है ना। हम्म हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, अभी आप रहने दो, ठीक है ना, फैक्टोरियल वाली सीरीज में समझा दूंगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं बीच में एक जगह डाल के फैक्टोरियल पढ़ाना बाकी है, अभी थोड़ा आसान, मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे है ना। 12वां सवाल है, लास्ट 2 डिजिट क्या होगी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लास्ट 2 डिजिट के लिए अपन ये देख ले कि इसमें 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है। ओके, तो 9 की पावर सॉरी, इसको लिखा 9 की पावर 200, और 9 को लिख दिया 10 - 1 की पावर 200। ठीक है ना, अब अपन जो है वो देख ले आराम से, ठीक है ना, कि क्या बन रहा है इसमें। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट इधर? क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करना पड़ेगा अपने को, एन की वैल्यू निकालनी, ताकि एक्सएन जो है वो पॉजिटिव आ जाए, ताकि एक्सएन पॉजिटिव आ जाए। तो एक्सएन कैसे करोगे कि भाई, ये 1/4 है ना, ये 195 डिवाइड बाय एन इज एन फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस, ये सोल्व कर लो बस, उसके बाद मतलब कुल मिला के ग्रेटर देन इनइक्वालिटी सोल्व करनी है तुमको, फैक्टोरियल कैंसिल हट जाएगा पूरे से ना, ठीक है। रिमाइंडर वाले क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, चिंता ही मत करो तुम, है ना, दिक्कत हो रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अरे 5-4 सवाल ही होते हैं यार वो, ठीक है ना। वो दिक्कत क्यों हो रही है पता है? दिक्कत इसलिए हो रही है कि मैंने क्लास में जो है वो 2 क्वेश्चन करवाए, और डीपीपी में जो है वो 4 क्वेश्चन आ गए। ये अगर उल्टा होता ना, कि मैंने अगर 4 क्वेश्चन करवा दिए होते और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वो तो क्या है कि उसको प्रेजेंट करने की बात है कि मैं उसको कैसे पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मैंने वो उस दिन जल्दबाजी, मेरे को याद है 2 क्वेश्चन बता दिए थे मैंने, ऐसे ऐसे कर रहे हैं इनको, ठीक है ना। तो सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। हम्म ओके भाई, क्या है भाई, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर? 20वां क्वेश्चन ही था क्या किसी ने? अरे भाई, तुम तो, मैंने बोला कि नहीं है, और फिर भी मैंने पढ़ा दिया है, तो बस आ गया ना अब रिमाइंडर। और सर हमने वहां देखे थे,
अरे देखे तो देखे, तुमको रिमाइंडर नहीं पढ़ाया क्या? मैंने पढ़ा दिया ना। क्यों पीछे पड़ रहे हो तुम्हें? सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर, हाँ भी देखो इसको है ना, ऐसे मान लो कि a0 प्लस a1x प्लस a2x², ठीक है, ऐसे करके पूरा लिख दिया। बस इवन कैसे निकलता है, एक बार x को 1 पुट करो, एक बार x को -1 पुट करो और जोड़ दो। अरे क्या यार इवन और पूछ रहे हो, 1 - 1 पुट करके जोड़ दो ना। ओके भाई ठीक है, विल स्टार्ट विद जहां से अपन ने छोड़ा है ना, ठीक है। ओके। पढ़ा जाए, क्वेश्चन पढ़ा जाए। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। तो क्वेश्चन क्या है? अ कोइन इज ट्वाइस एज लाइकली टू लैंड हेड एज टेल, ठीक है। मतलब ट्वाइस हेड है ना, तो आई थिंक जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, बताना भाई, तुम बताना एक बार। इस लैंग्वेज से आपने हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या समझी? ट्वाइस एज लाइकली एज द टेल लैंड्स है ना, सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। ओके। In a sequence of independent tosses, ठीक है, find the probability that the third head occurs on fifth toss। एक बार क्वेश्चन समझें। द थर्ड हेड है ना, तो यार देखो 5 बार आप टॉस कर रहे हो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। जो तीसरा हेड है वो 5वीं बार में आना चाहिए। जो थर्ड हेड है दैट शुड अकर ऑन फिफ्थ टॉस, तो एक तो है ना 5वीं बार में हेड आना ही चाहिए, ठीक है। अब आप बस ये बता दो इन शुरुआत के 4 में क्या होना चाहिए। शुरुआत के 4 में जो है 2 बार हेड आना चाहिए और 2 बार टेल आना चाहिए, बस ये होना चाहिए, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद है बाइनोमियल का, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये n - r और q की पावर r, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेस, है ना। ये क्लास अपनी खत्म हुई थी कल यहाँ पर। तो शुरुआत के 4 में है ना, इन 4 में अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, तुम समझ रहे हो। इधर ये हेड यहाँ पर भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो 2 बार हेड आना, सो 2/3 की पावर 2, 2 बार टेल आना 1/3 की पावर 2 और 4c2, 4 में से 2 जगह सेलेक्ट कर ली जहां पर हेड आ रहा है, ओके, ठीक है ना। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो इस हेड की प्रोबेबिलिटी अलग ही लिखो 2/3, ठीक है, ये अपना आंसर है। शुरुआत के 4 में कुछ भी हो, 5वां फिक्स है, 5वें को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जैसे ये लगा है ना 4c2 वगैरह, तो फिर अरेंजमेंट भी हो गया इधर उधर, है ना। आगे बढ़ा जाए, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कर लिया था आपने ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। पैराग्राफ पढ़ो भाई, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, मैं पोल दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा जाए। तो एक रिसर्च है ना, जो ये बताती है कि स्टडिंग इम्प्रूव्स अ स्टूडेंट चांस टू 80%। रिसर्च भी बहुत जोरदार की है कि पढ़ाई करने से जो है वो 80% चांस बढ़ जाते हैं ऑफ सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैज अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट है ना, हैज 15 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 4 choices and exactly one is correct। Probability that student does 7 or 8 correct answer when he studies and attempt all the question। जब उसने पढ़ाई की है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 15 में से,
तो उसके 7 या फिर 8 क्वेश्चन सही हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। ठीक है भाई, चलो बनाओ। हाँ भाई, तो या तो 7 सही हो जाए या फिर 8 सही हो जाए, है ना, ये आंसर है अपना ना। तो लिखा जाए 7 सही हो जाए, तो एक क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो है 80%। 80% होता है 4/5, और उसी को गलत करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 20%, विच इज 1/5, है ना। तो या तो 7 सही हो या फिर 8 सही हो। 15C7, मान लो 7 सही हो रहे हैं, तो 4/5 की पावर 7 एंड 1/5 की पावर 8 प्लस 8 सही हो जाए, तो 8 का ये है 15C8, 4/5 की पावर 8, 1/5 की पावर 7, है ना। ये अपना आंसर है। अब आपको ऑप्शन चेक करने हैं यार, ठीक है। कौन सा यूनियन है, दोनों का इंटरसेक्शन 0 है ना, यूनियन का फॉर्मूला लग गया ना। पी ऑफ ए यूनियन बी, है क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इतना दिमाग लगा रहे हो तो पूरा ही लगा लो, है। इंटरसेक्शन 0 है ना, है। ऐसा कभी होता है क्या, 7 क्वेश्चन भी सही कर लिए और 8 क्वेश्चन भी सही कर लिए, दोनों साइमल्टेनियस हो सकते हैं क्या, 7 भी सही और 8 भी सही, तो फिर इंटरसेक्शन 0, ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो भाई अपन जो है इसमें से एक तो 15C7 कॉमन निकाल लें, है ना, क्योंकि 15C8 और 15C7 दोनों एक ही बात है। और एक है ना 4/5 की पावर 7 बार निकाल लें, और एक 1/5 की पावर 7 बार निकाल लें, तो बचेगा क्या, बचेगा 1/5 और 4/5, विच इज 1, राइट। तो ये अपना आंसर है। ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट करो एक बार, है ना, ट्राई करो। प्रॉब्लम भी पूरी वही है ना, आप ट्राई कर लो इस बार। फंडा सिर्फ ये है कि उसने जो है वो पढ़ाई नहीं की है। सपोज द स्टूडेंट डज नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, ठीक है, तो वो तुक्का मारो प्रतियोगिता में भाग लेगा, ठीक है। तो अब आप देखो क्या होता है। तो भाई इसने अगर पढ़ाई नहीं की है, तो फिर ये रैंडमली गेस करेगा। अब रैंडमली गेस करेगा तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, 1/4।
और गलत ऑप्शन मार्क करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4 बस। और फिर से वही फंडा है कि 7 और 8 क्वेश्चन सही करने हैं व्हेन इन अटेम्प्ट्स ऑल, तो या तो 7 सही होंगे या फिर 8 सही होंगे। ठीक है, तो 15C7 1/4 की पावर 7 3/4 की पावर 8 प्लस 15C8 1/4 की पावर 8 एंड 3/4 की पावर 7। 15C7 15C8 दोनों बराबर ही, 15C7 बाहर निकाल दिए। और सिमिलरली जैसे उसमें क्या था 1/4 की पावर 7 बाहर और 3/4 की पावर 7 भी बाहर, तो बचेगा क्या 3/4 और इधर बचेगा 1/4 विच इज 1। ठीक है, तो ये अपना आंसर है जो सी ऑप्शन। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़े। तो अब आ जाएंगे अपन, एक मिनट है ना, यार बेस थ्योरम चाहिए, एक मिनट रुकना भाई। यार ये तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है इसमें, एक मिनट रुके यहाँ पे ना। हम्म, 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 हाँ चक्कर पड़ जा रहा है। चलो भाई कोई नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ो सब लोग एक बार, है ना, मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ, है ना। सब लोग एक बार एक क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, और डेटा एक बार लिख लो, ट्री डायग्राम पे क्वेश्चन है ना ये, ठीक है। एक बार ट्राई मतलब पढ़ लो एक बार पूरा क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो एक्चुअली है ना, यहाँ पर बेस थ्योरम पढ़ा नहीं है आपको, है ना, पर वो सीधा एक्सटेंडेड बेस थ्योरम आ रखा है, तो मैं बेस थ्योरम आपको बता दूंगा, है ना, मतलब एक क्वेश्चन कर लेते जितने आ जाएगा बेस थ्योरम का क्वेश्चन, ठीक है। कुछ पीपीटी इधर उधर होगी वो। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ा जाए, है ना। इट इज द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन ट्री डायग्राम, है ना, मतलब जिसमें सोचना पड़ता है, जिसमें कैसे सोचने पड़ते हैं। तो देखो, आप शायद क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे या लिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये है, अ बैग इनिशियली कंटेन्स 1 रेड 2 ब्लू, है ना, इनिशियली एक रेड और 2 ब्लू है। अ ट्रायल कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉल एट रैंडम, ठीक है, एक बॉल को सेलेक्ट किया, नोटिंग इट्स कलर, उसका कलर ऑब्जर्व किया, एंड रिप्लेसिंग इट विथ एडिशनल बॉल ऑफ सेम कलर, उसको रिप्लेस कर दिया है एक और एडिशनल बॉल से ऑफ सेम कलर। फंडा ये है कि मान लो यहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए एक रेड और 2 ब्लू है ना, और मान लो आपने एक बॉल निकाली, है ना, तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने रेड निकाली तो उस रेड को तो अंदर वापस रखना है, एक बॉल रेड की और डाल दो, तो अंदर कितनी रेड हो जाएगी, तो समझ गए क्या बात को, ठीक है। और अगर आपने ब्लू निकाल ली तो क्या करना है, उस ब्लू को तो अंदर रखना ही है वापस, एक और ब्लू अंदर रख दो, तो कितनी ब्लू हो जाएगी अंदर, 3। ओके भाई, ठीक है। नाउ इट इज गिवन दैट 3 ट्रायल्स आर मेड, ऐसा 3 बार किया है, तो ड्रॉ ट्री डायग्राम, ठीक है, टू इलिस्ट्रेट द वेरियस प्रोबेबिलिटीज या वेरियस पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले एक बार डायग्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में एक्चुअली ब्रांचिंग आएगी, कब क्या कर रहे हो, कब क्या कर रहे हो, कब क्या कर रहे हो, है ना, तो वो समझना है अपने को ना, ठीक है। तो देखो यार ऐसा है डायग्राम, उसकी एक ब्रांच में बनाता हूँ, दूसरी तुम बनाना, ठीक है। तो इस बैग के अंदर जो है, एक बार सब लोग अब देख लो, इधर है ना, एक रेड है और 2 ब्लैक है। तो सबसे पहले अपन गए और अपन ने एक बॉल निकाल ली, और ये काम 3 बार करना है, ठीक है ना। मान लो वो रेड आ गई थोड़ी देर के लिए, तो रेड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या, वो भी लिख रहे हैं अपन, वो है आई थिंक 1/3, दिख गया होगा। और अगर रेड आई तो अंदर कितनी रेड हो जाएगी, 2, ठीक है। और ब्लैक आई तो वो देखते हैं बाद में ना, ब्लैक वाला केस आपके पास है, ओके। एक बार ये इवेंट हो गया, अब एक बार और परफॉर्म करना है, ये फिर से अपन ने एक बॉल निकाली,
हो सकता है वो रेड निकल जाए, हो सकता है वो ब्लैक निकल जाए, दोनों हो सकते हैं। रेड को निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, ब्लैक को निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/4। और अगर आपने रेड निकाली तो अंदर कितनी रेड हो जाएगी? 3। और अगर आपने ब्लैक निकाली तो अंदर कितनी ब्लैक हो जाएगी? 3। क्योंकि जो निकाल रहे हो उसी कलर की एक और बॉल अंदर रखनी है, वो तो रखनी ही रखनी है वापस। ठीक है, ओके भाई, 2 बार हो गया इवेंट। एक बार और, मान लो फिर से आपने एक बॉल निकाली, तो फिर से आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, रेड या ब्लैक। तो रेड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5। और अगर रेड निकाली तो अंदर जो है वो कितनी रेड हो जाएगी? 4। ठीक है भाई, ओके। और 2 ब्लैक। और अगर आपने ब्लैक निकाल ली तो ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/5, और अंदर कितनी ब्लैक हो जाएगी? 3 रेड और 3 ब्लैक। जो बॉल निकाल रहे हो उसकी काउंटिंग 1 से बढ़ा दो, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगेन यू कैन गेट रेड एंड ब्लैक। रेड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5, इसका 3/5, और 2/5 में ये आ जाएगा 3 3। और अगर आपने ब्लैक निकाली तो अंदर 4 ब्लैक हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? पहले ये बताओ मेरे को। नहीं ना? दूसरी ब्रांचिंग कंप्लीट करो, ठीक है, ओके, दूसरी ब्रांचिंग कंप्लीट करो एक बार। दूसरी ब्रांचिंग कंप्लीट करो, है ना, और फिर अपन बात करते हैं। हाँ भाई, हो गया वो पार्ट पूरा ना। तो मैं शुरू करता हूँ ना। अगर आपने ब्लैक निकाली तो ब्लैक का 2/3 ना, ठीक है। और भाई अगर ब्लैक निकाली तो एक रेड, और कितनी ब्लैक हो जाएगी? 3। फिर से आप रेड और ब्लैक कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। अरे हाँ, ब्लू भी भाई, ठीक है, ब्लू ब्लैक एक ही बात है, क्या दिक्कत तुमको है। रेड निकाल ली तो रेड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 2 रेड। और अगर आपने ब्लैक निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, और वो हो जाएगा 1 रेड एंड 4। ठीक है भाई, ओके। अगेन द लास्ट पार्ट विच इज रेड एंड ब्लैक। रेड निकाली तो 3 रेड, और ब्लैक निकाली तो 4 ब्लैक। प्रोबेबिलिटी 2/5, 3/5। ठीक है भाई, लास्ट रेड एंड ब्लैक। सो अगर रेड निकाली तो 2 रेड, और अगर रेड निकाली, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी, ब्लैक निकाली तो 5। रेड को पिक करना इज 1/5, और ब्लैक को पिक करना इज 4/5। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, ओके। तो अब अपन जो है वो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ट्री डायग्राम अपन ने बना दिया है, इंक्लूडिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ब्लू बॉल इज ड्रॉ। कम से कम एक ब्लू बॉल ड्रॉ की गई होगी। ठीक है, हाँ भाई, कैसे प्रोसीड करें? एक ब्लू बॉल, कम से कम 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। हाँ, 1 माइनस, है ना, ऐसा लिख दूं क्या? नो ब्लू, है ना। यानी कि 1 माइनस ऑल रेड, यानी कि तीनों बार रेड आया हो। समझ गए बात को? तीनों बार रेड 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 निकालिए तो ब्लू 0 हो जाएगी। इस डायग्राम पे चलो, और आप देख लो कि तीनों रेड कहां पर हो रहा है। आई थिंक अपर ब्रांच, आर, आर और आर, ये रहा
रेड टू रेड देन रेड एंड रेड। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये अपने को लिखना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 इंटू 2/4 इंटू 3/5। समझ गए क्या? 1/3 इंटू 2/4 इंटू 3/5। बस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 2/4 इंटू 3/5। देख लो अच्छे से ना, ब्रांच पिक करना आनी चाहिए तुमको वहां से। ये अपना आंसर है। ओके, तो 1 माइनस 3 से 3 गया 2 से 9/1/10, 9/10 आ रहा है। ओके भाई, तो बी वाले पार्ट पे चलते हैं। तो बी वाला पार्ट बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन ब्लू इज ड्रॉन। ठीक है, अब आप देखो क्या है, कहां से एग्जैक्टली वन ब्लू निकाल सकते हैं। तीन केस आएंगे, समझ गए बात को? ठीक है, BRR है ना, RRB और RBR। ठीक है, बस कैसे स्पीक करो, BRR, BRR, बस लिखना शुरू कर दो। 2/3 इंटू 1/4 इंटू 2/5 प्लस RRB, RR&B, RR&B। तुमको ब्रांच पिक करना आ रही है ना, कहां से कैसे कर रहा हूं मैं, है ना? हाँ, वो तुम देखते रहना क्या है ना, कहां से पिक कर रहा हूं मैं। 2/5 RBR, RBR ये रहा। ठीक है, 1/3 2/4 2/5, ये अपना आंसर है। ठीक है, ये जो भी समान है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है भाई, ओके। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है कि गिवन दैट ऑल द थ्री बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ सेम कलर। ये अपने को पता है पहले से कि जो तीन बॉल निकाली वो सेम कलर की है। सो नाउ यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल आर रेड। ठीक है, जो आपने तीन बॉल निकाली है, हाँ बेस थ्योरम जैसा है। ठीक है, जो तीन बॉल आपने निकाली है ना, वो तीनों सेम कलर की है। तो सेम कलर की है तो सेम कलर क्या हो सकता है, रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। तो गिवन है कि या तो तीनों रेड निकली है या तीनों ब्लैक निकली है, और आपको क्या चाहिए, कलर इज रेड, RRR ऊपर। बस, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो RRR का तो सीक्वेंस यहाँ पर है, ये रहा। तो मैंने नीचे भी यही कॉपी कर दी, और BBB है ना, देख लेते हैं कहाँ है भाई BBB। लास्ट वाला आ जाएगा ये, 2/3 3/4 4/5। ठीक है, बस, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपन कि 2/3 3/4 एंड 4/5, ये अपना आंसर है। इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है क्या, पहले तो ये बता दो, पूरे ट्री डायग्राम बनाने से लेकर क्वेश्चन का आंसर निकालने तक। ठीक है, ओके भाई। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे यार बेस थ्योरम वाली PPT कहीं तो कहीं कहाँ, एक मिनट यार, मेरे को है ना क्वेश्चन अब पिक करने पड़ेंगे यार, है ना, थोड़ा सा आप। हाँ भाई, ये करते हैं ना, आप उस क्वेश्चन के ऊपर है ना, सुनो, थोड़ा सा देर इज ए चेंज है ना, ट्री डायग्राम की हेडिंग डाल दो। ठीक है, आप जो है ट्री डायग्राम की हेडिंग डाल दो उस क्वेश्चन के ऊपर, और अपन जो है ट्री डायग्राम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, है ना? ठीक है, ओके। अब आप ये पढ़ो एक बार, अगला क्वेश्चन ट्री डायग्राम के अंदर ही। ठीक है, पढ़ा जाए।
सो बॉक्स कंटेन्स 9 कार्ड्स, है ना, 1 to 9। बॉक्स बी कंटेन्स 5 कार्ड्स, 1 to 5, है ना। पढ़ लो एक बार पूरा, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लो, है ना, क्वेश्चन को लेकर। हो गया भाई। तो अपने को बेस थ्योरम की स्लाइड मिल गई है ना, ठीक है। एक बार मैं उसको अपलोड भी कर देता हूँ। ओके भाई, तो एक मिनट, है ना, अपन जिस क्वेश्चन पे थे उसी पे रहते हैं एक बार, है ना। ठीक है, ओके। हाँ भाई, शुरू करें। क्वेश्चन पूरा समझ लिया क्या? तो ऐसा है कि बॉक्स ए जो है उसके अंदर, है ना, बॉक्स ए के अंदर क्या सीन है, एक से लेकर 9 तक नंबर लिखे हुए हैं ना, 1 to 9। बॉक्स बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स बी के अंदर 1 to 5 लिखे हुए हैं, ठीक है। एक बॉक्स को सेलेक्ट करना है, अ कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। इफ द कार्ड शोज एन इवन नंबर, अनदर कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम बॉक्स, इवन पे सेम और ओड पे जो है बॉक्स चेंज, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड शोज एन इवन नंबर, ठीक है। ओके, लिख दो विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, पूरा प्रोसीजर, है ना। हाँ, तो ये कि दोनों बार इवन ही आना चाहिए दोनों कार्ड पर, है ना। तो देखो, हो सकता है सबसे पहले आप बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि बॉक्स ए आ जाए, ठीक है। हाँ, हो सकता है बॉक्स ए आ जाए, तो बॉक्स ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। वहां से आपको इवन नंबर निकालना है। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इवन नंबर कितने हो गए, 4 दिख गए क्या, 2 4 6 8, 4/9। और इवन आते ही क्या फंडा है, दूसरा कार्ड भी इवन चाहिए, पर इवन आती होगा क्या, कि अनदर कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम बॉक्स, उसी बॉक्स से वापस निकालना है। तो अगली बार अंदर कार्ड कितने बचेंगे, 8, और 3 कार्ड इवन बचेंगे, ठीक है। ये तो हो गया पूरा बॉक्स ए का काम। प्लस हो सकता है बॉक्स बी का भी ऐसे ही कुछ करें अपन। तो बॉक्स बी को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है। अच्छा, वहां से इवन, तो इवन क्या है वहां पर, 2 और 4, है ना। तो 2/5, अगली बार क्या बचेगा, एक ही इवन बचेगा और कार्ड बचेंगे 4। ये है बॉक्स बी का काम। ये अपना आंसर है जो 2/15 आ रहा है, ठीक है। ओके, पहला पार्ट डन। सेकंड, अगर दोनों ही कार्ड इवन नंबर शो कर रहे हैं, इफ बोथ कार्ड शोज इवन नंबर्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम बॉक्स ए। अब बताओ कि बॉक्स ए से आए होंगे, तो भाई समझ गए बात को, ठीक है, कि 1/2, ठीक है, 4/9, 3/8, ये बॉक्स ए से भी आ सकते हैं और बॉक्स बी से भी आ सकते हैं, दोनों कार्ड इवन तो। पर अपने को बॉक्स ए से ही चाहिए, तो बॉक्स ए वाला पार्ट ऊपर, 4/9 एंड 3/8, ठीक है भाई। ओके, हाँ, एनसीआर में भी कर सकते हो विदाउट रिप्लेसमेंट।
फर्स्ट पार्ट का ही रिजल्ट डाल दिया, ठीक है ना। बस यही होता है बेस थ्योरम, जो भी अपन पढ़ने ही वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड शोज ओड नंबर। अब दोनों ही कार्ड ओड आ जाए। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है आंसर 13/15 है? हाँ, 1 - लग रहा होगा एक दो जनों को, तो एक दो जनों को तो लगता ही है कि वो सर इवन इवन का निकाल लिया, ओड का उससे माइनस कर दो, है ना। नहीं, बहुत कैसेज है ना। तुम तो सोच रहे हो तुम्हारी सोच से बड़े भी कैसेज है, और दोनों ही ओड आ जाए ना, तो मान लो अपन बॉक्स ए पर गए और वहां से ओड निकाला, तो ओड कितने हैं? 5 हैं। ओड पे ओड आते ही क्या है कि बॉक्स स्विच करना होता है, तो ए से बी जाना होता है, तो आप तुरंत जो है बी पे आ जाओगे फिर। और बी पे कितना आएगा? 3/5 प्लस। हो सकता है ये प्रोसीजर जो है आप बी से ए भी करो, है ना। पहले बी को सेलेक्ट किया, वहां से 3/5, और फिर आप ए पर गए, वहां से 5/9। एक बार ए से बी, एक बार बी से ए, क्योंकि ओड आते ही स्विच करना होता है, ठीक है ना। समझ आ रही बात क्या भाई? है ना, ये आंसर है अपना, है ना। ठीक है। और जिनको लग रहा है कि 1 - क्यों नहीं किया अब तक, तो भाई दोनों इवन इवन, दोनों ओड ओड, इवन ओड, ओड इवन वाले केसेस भी हैं, है ना। मतलब वो तो खैर इसमें नहीं होगा, पर पॉसिबिलिटी होती है ना, 1 - नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हम्म, ठीक ठाक। तो अब अपन जो है वो आ जाते हैं ट्री डायग्राम, है ना। ट्री डायग्राम के ऊपर और बीच में मैं क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। अब अपन थोड़ा सा उस फ्लो में आ जाते हैं जिस फ्लो में अपन पढ़ रहे थे, वो है अपना बेस थ्योरम। ठीक है भाई, यस, ये आप हेडिंग डाल दें, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, ये बीच में भी मिस हो गया था। ठीक है, लिखना वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। आपको पहले से बेस थ्योरम आता है, अपन बहुत सारे क्वेश्चन में इसको यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो गिवन होगा उसकी आप प्रोबेबिलिटी यहाँ डाल दो कि वो इवेंट कैसे कैसे कहाँ हो सकता है, और फिर उसमें से एक इवेंट आपको ऊपर निकाल के रखना होगा जो अपना क्वेश्चन होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको आता है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए, पढ़ो भी। देखिए, इसमें क्वेश्चन पढ़ के समझ के करना है ना, बस वो टाइम टेकिंग है, क्योंकि आंसर तो एक लाइन का है। अरे डबल हेडेड कोइन, डबल हेडेड कोइन क्या होता है तुमको नहीं पता क्या? अरे शोले वाला सिक्का, दोनों तरफ हेड होते हैं उसमें। तो फिर बायस्ड, बायस्ड मतलब भेदभाव वाला, जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 1/2 नहीं होती है। ठीक है, एक्चुअली मैं समझा देता हूँ, मेरे को लगा तुम कर लोगे। ठीक है भाई, ऐसा है कि एक लेडी है जिसके पास 10 कॉइन है ना, और 8 ऑफ देम आर नॉर्मल। तो 8 तो जो है वो नॉर्मल कॉइन है। नॉर्मल कॉइन मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है। ओके, एक जो है वो डबल हेडेड कॉइन है, उसके दोनों तरफ हेड ही हेड है, यानी कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। और एक जो है वो डबल टेल्ड कॉइन है, यानी कि दोनों तरफ टेल है ना। ओके, अब उसने एक कॉइन पिक किया है,
और द कॉइन वॉज फाउंड टू बी फॉल हेड वाइज ऑल द 5 ओकेजन, पांचों बार उसके हेड ही आया है। ओके, तो आपको बताना है कि द ड्रॉन कॉइन वॉज डबल हेडेड। ठीक है। तो ऐसा है देखो कि आपको ये सोचना होता है इसमें कि जो इन्होंने जो चीज गिवन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन क्या है? द कॉइन वॉज फाउंड टू फॉल हेड वाइज ऑल द 5 टाइम्स, पांचों बार हेड आया है। तो आपको ये सोचना है कि पांचों बार हेड कहां कहां से कैसे कैसे आ सकता है। विल स्टार्ट विद द नॉर्मल कॉइन, क्योंकि एक कॉइन को पिक करना है ना सबसे पहले। हो सकता है अपन नॉर्मल कॉइन पिक कर लें, तो नॉर्मल कॉइन को पिक करने की प्रोबेबिलिटी 8/10। ठीक है। अच्छा, उसको 5 बार टॉस करना है, पांचों बार हेड आना चाहिए, तो 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 की पावर 5। ये जो चीज है वो है नॉर्मल कॉइन वाली। ठीक है। अब डबल हेडेड को भी पिक कर सकते हैं, डबल हेडेड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी 1/10। उसको तुम 5 बार क्या 10 बार टॉस करो, हमेशा हेड ही आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है। हो सकता है कि डबल टेल्ड भी पिक कर लिया हो, उससे तो कभी जो है अपने पास हेड नहीं आ सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। वहां से हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ये डबल हेडेड हो गया और ये डबल टेल्ड हो गया। ये आपने लिख दिया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता फिर तो। फिर पढ़ लो क्वेश्चन की क्या बताना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन वाज डबल हेडेड, ये वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इसको उठा के ऊपर रख दो। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए क्या बात को? ठीक है भाई। ओके। और ये होता है बेस थ्योरम, व्हाट इज गिवन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और आप उस चीज को उठा के यहाँ डाल दें और एक चीज उठा के ऊपर रख दें, बस। ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है ना। हाँ भाई, 4/9 आ रहा, बस ठीक है। आंसर की बात नहीं कर रहे हैं फिर भाई। आ, हाँ भाई, बढ़िया सवाल है, चलो। है ना, पैराग्राफ के ऊपर 3 सवाल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो पढ़ो। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में पैराग्राफ ही सब कुछ है ना, अंडरस्टैंडिंग उनको लेकर अपनी। हाँ, 4/5 भाई, जो भी आंसर आ रहा है कर लेना भाई। तो क्या है कि तुम सब लोगों की मैथ्स अलग अलग है ना, इसलिए सबके अलग अलग आंसर आते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन समझो, है ना। फिर मैं समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने समझाना शुरू किया ना, तो वो प्रोबेबिलिटी में जो अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाएगी। ठीक है। ओके, पढ़ो, आप समझो खुद, है ना, जितना दिमाग लगा सकते हो, फिर मैं बताता हूँ। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पर कुछ फंडा अलग चल रहा है। इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग द चांस ऑफ रोलिंग, है ना, अ टोटल ऑफ 7, है ना। तो कोई गैम्बलर है, हैज एडेड वेट्स टू द 6 ऑन वन डाइस, है ना, एंड टू द एस ऑन अदर डाइस, विच लीड्स टू द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी बकवास लिखी है किसी काम की नहीं, ठीक है ना। अल्टीमेटली द इंपॉर्टेंट थिंग इज ये है कि पहले वाले डाइस में और सेकेंड वाले डाइस में 1 2 3 4 5 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 नहीं है।
ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। पहले वाले डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 3 आने की 0.1 है, 4 की 0.1, 5 की 0.1, 6 की 0.1, अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। और ऊपर जो लिखा है ना उसको मैं बाद में समझा दूंगा आपको कि वो क्या कहना चाह रहा था, वो काम का नहीं इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकेंड डाइस में ये प्रोबेबिलिटीज है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू फेसेस शोन इज 7। अब बताओ सम 7 कैसे, सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो पहले आप लिखो एक बार कि सम जो है वो 7 कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो सम जो है वो 7 है ना, मतलब वो कैसे बनाने पड़ेंगे कि कैसे कैसे आ रहा है वो, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ 3 4, है ना, देन 4 3, देन 5 2, देन 2 5, देन 6 1, ठीक है, देन 1 6। और कोई कैसे केस के अलावा नहीं, ओके। देखो 3 4, तो 3 4 का पहले पे 3 चाहिए, दूसरे पे 4 चाहिए, तो पहले पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी है कितनी, 0.1, ठीक है भाई। और दूसरे पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1, ठीक है। दूसरे पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1, कर लोगे आगे, हैं। 0.1 इंटू 0.1, 5 इंटू यहाँ से 5 विच इज 0.1, यहाँ से 2 विच इज 0.1, देन 2 5 0.1 0.1, ठीक है, 6 1 0.1 इंटू 0.1 एंड 1 6 दैट इज 0.5 इंटू 0.5। तो 5 केस तो ये हो गए, है ना। तो 0.01 है ना, 0.01 0.05 हो जाएगा, और 25, तो ये आंसर आ रहा है क्या, 0.30 आ रहा सबका आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं इसी में ना, इसी का सेकंड पार्ट इसी पैराग्राफ का है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू डाइस शोज सेम फेस। हाँ भाई, जल्दी से सेम फेस आ जाए, है ना। मैं आपको इसमें पोल दे देता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा उस पोल के थ्रू, है ना। ओके, तो देर आर 4 ऑप्शन विच इज 1/6, 0.14, 0.18, 0.12, हाँ भाई, तो 1 1 है ना, ये आएगा 0.5 इंटू 0.1, और आई थिंक ये वाले चारों केस सेम आएंगे, तो 4 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, यहाँ तक, और 6 1, तो 0.1 इंटू 0.5, ठीक है। ओके, ये अपना आंसर है, पोल में एंड कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। ओके भाई, हाँ, तो इसका आंसर जो है वो 0.14 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, पढ़ो सीधा 19th क्वेश्चन पढ़ो तुम तो, सीधा 19 ऊपर तो वो कि वो लिखा हुआ है जो पहले था। तो ऐसा है कि क्वेश्चन क्या है, मैं इसके लिए भी आपको पोल दे देता हूँ, ठीक है ना, पोल दे रहा हूँ भाई, है ना। पोल से क्या है कि थोड़ा आपका भी वो मनोबल बना रहेगा, है ना, ठीक है।
ये लो बिग बॉल। ठीक है भाई, पोल एंड करते हैं हमें ना। ठीक है। हो गया काम। क्यों भाई? ठीक है ना। 6 आ गया और ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द फर्स्ट डाइस है ना, सो 3, 2, 1 एंड गो। तो 6 फर्स्ट वाले डाई से भी आ सकता है, तो फर्स्ट वाले डाई को सेलेक्ट करना 1/2, वहां से 6 लाना, इट इज 0.1। सेकेंड वाले से 6 लाना, इट इज 0.5 एंड यू नीड द फर्स्ट डाइस, तो ये ऊपर निकाल के रख दो। तो आई थिंक आंसर जो है वो 1/6 आ जाएगा। ठीक है भाई। ओके। मतलब ये आसान था है ना, इसको ऐसे ही अपने उड़ा दिया। आगे बढ़ते भाई, ठीक है, नेक्स्ट। हम्म। पढ़ो भाई क्वेश्चन। ठीक है ना। तुम्हारा ही काम है ना, मेरा तो वो एक फंडा था बताना कि भाई देखो ऐसा है। ठीक है ना। ये आपके 4 ऑप्शन है ना, एंड गो फॉर इट। क्या बात है, ये भी हो गया। ठीक है भाई। 3 कार्ड है, एक पे दोनों तरफ रेड है। ठीक है। रेड रेड। दूसरे पर रेड ब्लू और एक पे ब्लू ब्लू है ना दोनों तरफ। ठीक है। एक कार्ड को चूज किया है और वो रेड कलर दिखा रहा है ऊपर। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसका अदर साइड भी जो है रेड होगा। ठीक है, पोल को मैं खत्म कर रहा हूँ, 3, 2, 1 एंड गो। ठीक है। देखो, अगर आपने पहला वाला कार्ड लिया हो तो उसको पिक करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और उसका अपर फेस रेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि उसके दोनों तरफ रेड है। दूसरा वाला कार्ड लिया हो, दूसरे में क्या है, दोनों तरफ ब्लू है ना, तो ये वाला कार्ड है, तो उसमें तो रेड कभी आ ही नहीं सकता। और तीसरा वाला कार्ड लिया हो तो उसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, विच इज दिस। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि उसके अदर साइड भी रेड होगी, तो वो कौन सा वाला कार्ड रहा होगा, पहला वाला रहा होगा जिसमें दोनों साइड रेड होती है। इसको निकाल के ऊपर, ये आंसर है, विच इज आई थिंक 2/3। ठीक है भाई। आगे आगे बढ़े। बहुत ही इजी इजी सवाल चल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इजी चल रहे हैं। ठीक है भाई, पढ़ो, करो क्वेश्चन। इसमें मेरे को 2 मिनट भी ज्यादा लगते हैं ना क्वेश्चंस में। सफिशिएंट टाइम है, कर लोगे ना आराम से, पढ़ो क्वेश्चन तो।
ये फर्स्ट नहीं है ना, ये आईएथ कॉइन है, आईएथ कॉइन है ना, आईएथ कॉइन इज फ्लिप्ड, तो हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो I/10 है, यानी कि पहले वाले को किया है तो 1/10 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे वाले को फ्लिप किया है तो 2/10, तीसरे वाले को किया है 3/10, 10वें वाले को किया है तो 10/10। हो गया। तो फंडा क्या है, प्रोबेबिलिटी होगी ith कॉइन की I/10, व्हेन वन ऑफ द कॉइन इज सेलेक्टेड, एक कॉइन को सेलेक्ट किया है, उसको फ्लिप किया है और हेड आया है, तो बताओ कि वो जो है पांचवा कॉइन रहा होगा। अरे लाइन खींची, मान लो पहले वाले कॉइन को सेलेक्ट किया 1/10, उससे हेड आ जाए 1/10, मान लो दूसरे वाले कॉइन को सेलेक्ट किया तो 1/10 और वहां से हेड आना 2/10, फिर इस प्रकार से 3/10, फिर इस प्रकार से 4/10, फिर इस प्रकार से 5/10, और इस प्रकार से ये चलता रहेगा 10वें कॉइन तक। ओके, तो कौन सा कॉइन चाहिए तुमको, पांचवा, तो पांचवे का पार्ट जो है ऊपर डाल दो, विच इज 5/10। क्यों भाई, यही आंसर है ना, और क्या। हम्म फिर भी तुम्हारा पोल परसेंटेज 48 आ रहा है, क्या कर रहे हो भाई तुम, हैं, क्या 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 चाहते हो। आसान सवाल है, ये 10 भी गया इससे। 5/1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक सम, 10 × 11/2, है ना, ये गया 1/, कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक, कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक, गया ये। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब यार तुम 1 से 10 तक नंबर का जो सम है ना, वो भी अगर तुम गलत निकाल दो ना भाई, ठीक है, तो मतलब ये सब पढ़ना व्यर्थ है ना। आ जाओ भाई, अब इसके लिए पोल वोल नहीं है, ठीक है ना, तुमको लगेगा कि सब हम ही कर रहे हैं, सर क्या करेंगे, हैं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, चलो फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन अपनी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करो, ठीक है। हाँ भाई, शुरू करें। तो ऐसा है कि अ बैग कंटेन 6 balls, ठीक है, इट इज नॉट नोन, ठीक है, ऑफ व्हाट कलर दे आर। एक बात बताओ, ये जो आज जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, ऐसा है ना, तुम ही करो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, है, इससे आप जो है ना थोड़ा सा मतलब इसमें ना मतलब ज्यादा फायदा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा सोचने मत कि सर का आज शायद पढ़ाने का मन नहीं है इसलिए मतलब सर ऐसे कर रहे हैं, है ना। सर का देखो मतलब बहुत ही प्यारा टॉपिक है ना, प्रोबेबिलिटी, इसको पढ़ाने का बहुत मन करता है, पर गिवन दैट 13th में हो तुम, है ना, और जिस प्रकार से अपना वो रहा है शुरू से ही, मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन खुद है ना करने चाहिए पढ़ के, है ना, ठीक है। हाँ, तो भाई एक बॉक्स के अंदर 6 बॉल है ना, इट इज नॉट नॉन ऑफ व्हाट कलर दे आर, उनका कलर नहीं पता है, 3 बॉल निकाली है ना, और फाउंड टू बी ऑल ब्लैक, तीनों ही ब्लैक निकली है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो ब्लैक बॉल्स आर लेफ्ट इन द बैग, assume that number of black balls are equally likely। मैं बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है। देखो, 6 ब्लैक बॉल पड़ी हुई है,
तुमको पता नहीं अंदर क्या सीन है, पर तुमने जो 3 बॉल निकाली उसमें तुमको ये पता लगा कि तीनों ब्लैक निकली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स के अंदर कम से कम 3 ब्लैक तो रही होगी। क्या बोलते हो? 3 ब्लैक तो होगी तभी तो निकली है। तो बाकी जो 3 बच रही है ना, उसको मैंने बोल दिया 3 अदर कलर है। दिस इज वन ऑफ द केस। इट मे सो हैपन कि 4 ब्लैक भी हो सकती है और 2 अलग कलर की हो। समझ रहे हो बात को? हो सकता है कि 5 ब्लैक बॉल हो और एक अलग कलर की हो सकता है कि 6 ब्लैक बॉल हो। समझ गए क्या बात को? ये 4 केस है, इन 4 के अलावा और कोई केस नहीं है। ठीक है। दैट अदर कलर, इसमें रेड एंड ब्लैक एंड सॉरी रेड ब्लू कुछ भी हो सकता है ना, अदर कलर है वो बस। ठीक है। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई आप बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो ब्लैक बॉल्स आर लेफ्ट इन द बैग। अब कोई ब्लैक बॉल नहीं बचनी चाहिए 3 निकालने के बाद। बेसिकली ये इस केस की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं भाई ना कि ये इवेंट कैसे कैसे हुआ। तो मान लो ये वाला केस हुआ हो। ठीक है, तो एक्चुअली इस केस के होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। ये 1/4 कहां से आया पता है? ये 1/4 लास्ट लाइन से आया। लास्ट लाइन पढ़ोगे तो समझ आएगा। अज्यूम ऑल नंबर्स ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग्स आर इक्वली लाइकली। मतलब 3 ब्लैक होना, 4 ब्लैक होना, 5 ब्लैक होना और 6 ब्लैक होना इज इक्वली लाइकली विच इज 1/4। ओके। अच्छा, तो आपने जो है टोटल 6 में से कोई भी 3 निकाली है ना, तो 6 में से आपने कोई भी 3 बॉल निकाली, दैट इज 6C3। और अभी तक हुआ क्या है कि फाउंड टू बी ऑल ब्लैक, तीनों ब्लैक आनी चाहिए, 3C3 प्लस। हो सकता है दूसरा वाला केस हुआ हो, तो 6 में से आपने कोई भी 3 बॉल निकाली और तीनों की तीनों ब्लैक, 4C3। 4 में से तीनों निकाल लो। हो सकता है तीसरा वाला केस हुआ हो, 6C3 और 5 ब्लैक, 5C3। हो सकता है कि 6 ब्लैक हो, तो 6C3 और 6 की 6 में से निकालना, तो 6C3 वापस ऊपर। और अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नो ब्लैक बॉल्स आर लेफ्ट इन द बैग। ये वाला केस चाहिए ऊपर कि 3 ब्लैक थी, आपने तीनों ही निकाल ली। ठीक है, तो अब कोई भी ब्लैक जो है वो नहीं बची होगी। तो 3C3/6C3 ये अपना आंसर है। हाँ भाई, कोई बात समझ में आई ना? है ना? कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये इस 1/4 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? ओके, ये जो 1/4 लगा रखा है ना, ये कैंसिल हो जाता है वैसे। ठीक है। 1/4 कैसा है, फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो, उस बॉक्स के अंदर 3 ब्लैक बॉल भी हो सकती है, 4 ब्लैक बॉल भी हो सकती है, 5 ब्लैक भी हो सकती है और 6 ब्लैक भी हो सकती है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला वाला केस हो रहा होगा, या दूसरा वाला केस हो रहा होगा, या तीसरा वाला या चौथा वाला केस? तो 4 केस है ना, और इक्वली लाइकली, तो 1/4। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे वो कैंसिल हो रहा, फर्क नहीं पड़ता। सी से क्यों लिया मतलब? सी से क्यों किया? एनसीआर से क्यों किया? 3/6 भी ले सकते हैं। अरे 3/6 क्या होता है? क्या होता है 3/6? है, 6 बॉल पड़ी और तुमने एक बॉल निकाली और उसमें से एक ब्लैक आ गई। अरे एक ही तो आई है उससे, फिर आगे भी तो लिखना पड़ेगा। ऐसे 2/5, 1/4। तो वो तो वही चीज है, एक ही चीज है वो तो। एक ही चीज है ना, ये इससे सोल्व होके यही आता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो भाई पढ़ो, है ना?
हाँ भाई, पढ़ा क्वेश्चन या और टाइम चाहिए समझने के लिए? वेट, ओके, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। हाँ भाई। अब तो पढ़ लिया होगा। चलो मैं समझाता हूँ, है ना? अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम एक बार। तो प्रॉब्लम ये है कि देर आर द कंटेंट्स ऑफ अर्न वन एंड अर्न टू, है ना, आर एज फॉलोस, यानी कि उसके अंदर 4 वाइट 5 ब्लैक 3 वाइट 6 ब्लैक, दोनों के अंदर 9 9 है ना। वन अर्न इज चोजन एट रैंडम, ठीक है, किसी एक को उठाना है। अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकालनी है, कलर नोट करना है, एंड रिप्लेस्ड बैक, वापस अंदर रख दो इन द सेम अर्न, जहां से उठाए वहीं से। अगेन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम अर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अर्न एक बार आपने सेलेक्ट कर ली वो प्रोसेस उसी से होता रहेगा, है ना? ओके, कलर नोट एंड रिप्लेस्ड, वापस अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 4 टाइम्स। बेसिकली आपने जो अर्न को एक बार सेलेक्ट किया, वहां पे जाओगे, उससे एक बॉल निकाली, कलर देखा, बॉल निकाली, कलर देखा, बॉल निकाली, कलर देखा, बॉल निकाली, कलर देखा, 4 बार। एज ए रिजल्ट, 1 बॉल ऑफ व्हाइट एंड 3 ऑफ ब्लैक, एक तो व्हाइट बॉल ऑब्जर्व हुई है और 3 जो है वो ब्लैक ऑब्जर्व हुई है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन अर्न वाज द फर्स्ट was, है ना? फर्स्ट वाली अर्न सेलेक्ट की होगी। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक लाइन खींचते हैं और अपन ये सोचते हैं कि एक व्हाइट और 3 ब्लैक कहाँ कहाँ से कैसे आ सकता है। तो एक बात बताओ, ठीक है, मान लो अर्न वन को सेलेक्ट किया है अपन ने, तो यहाँ से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बताओ तो। अर्न वन से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सब लोग बताओ। मतलब 4/9 ही है। और एक बात बताओ, ये 4/9 तो हमेशा ही 4/9 रहेगा ना, क्योंकि उस अर्न का कंटेंट जो है नहीं बदलेगा। समझ रहे हो बात को? जो निकाल दिए अंदर रख दोगे तो वापस 9 की 9 बॉल, ये 4/9 ही रहेगा हमेशा। और वहां से ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/9। तो कितनी बार व्हाइट चाहिए? एक बार व्हाइट चाहिए। कितनी बार ब्लैक चाहिए? 3 बार ब्लैक चाहिए। क्या आगे 4C1 लगा दूं क्या? 4C1 समझा क्या? बाइनोमियल। कौन सा? मतलब इनका अरेंजमेंट, WBBB, कैसे क्या होगा वो? तो 4C1 की एक प्लेस सेलेक्ट किया, वहां पे व्हाइट डाल दी, बाकी जो 3 बच रहा वहां पे ब्लैक, ठीक है। ओके, दिस वाज फ्रॉम अर्न वन। सेकंड के लिए भी लिख लेते हैं। 1/2 उसको सेलेक्ट करना, उससे व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 3 है ना, तो 3/9, ठीक है, उसकी पावर 1, और 6/9 की पावर 3, एंड 4C1। ये है सेकंड आंसर। और फर्स्ट वाला अर्न ही सेलेक्ट किया होगा, तो 1/2 4C1, 4/9 की पावर 1 एंड 5/9 की पावर 3, ये अपना आंसर है। अबे बाइनोमियल नहीं पढ़ा क्या है? 4C1 कैसा है? बर्नोलीज, एक बार सक्सेस 3 बार फेलियर, ऐसा समझ लो ना। तो 4C1 कौन सा ट्री डायग्राम? कुछ भी तो नहीं है। कौन सा ट्री डायग्राम? एक ही से निकाल रहे हो, ट्री डायग्राम कैसे बनेगा? जो अर्न बॉक्स सेलेक्ट कर लिया वही आएगा बार बार। हम्म, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ा जाए। 4C1 इंटू 5C3 क्यों आएगा? क्यों आएगा 5C3? 5C3 का क्या सेंस है? मतलब 5C3 तो नहीं आएगा भाई।
24 पढ़ा जाए, एक मिनट देख लेता हूँ। 24, हाँ एक्सटेंडेड बेस फिर कल पढ़ लेंगे अपन, मतलब पढ़ ही लेंगे आज, है ना, मतलब हो जाएगा फिर तो। ठीक है भाई, पढ़ो 24। यार है ना, तुम्हें ना गड़े मुर्दे मत उखाड़ा करो, ठीक है ना। अरेंज कैसे हुआ, तुमको मैंने कल भी समझाया था कि बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन में तुम तो ये बता दो बस, है ना, तुम ये एक्सप्लेन कर दो ये एनसीआर क्यों आता है, बस ये समझा दो मेरे को, क्यों आता है, कैसे आता है, ये समझा दो बस, ठीक है ना। फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। एनसीआर क्यों आता है, बताया था मैंने। ये तो दिक्कत है, तुम जो बोल रहे हो वही गलत है। एन में से आर सक्सेस को सेलेक्ट करना गलत है ना, वो बस फंडे हिले हुए हैं ना, बताया था मैंने। एनसीआर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है। मैं मानता हूँ एनसीआर का मतलब सिलेक्शन करना होता है, पर हाल फिलहाल यहाँ पर उसका सिग्निफिकेंस वो नहीं है। ये अरेंजमेंट है ऑफ ऑल द सक्सेस एंड फेलियर। ये एन चीजों को जमाने का तरीका है जिसमें से आर एक जैसी है और एन माइनस आर जो है वो एक जैसी है, ठीक है। ओके, सक्सेस और फेलियर का अरेंजमेंट होता है ये। तो तुम अभी इतनी देर से मैं एनसीआर यूज कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो उस टाइम है। हाँ भाई, ये अगला सवाल पढ़ो अपने ना, समझो। अगला सवाल पढ़े, समझे अच्छे से। हाँ भाई, समझ लिया क्वेश्चन। हम्म, ठीक है भाई। ओके, एक तो बता दो मेरे को एक बार, ये वन और मोर देन वन करेक्ट में क्वेश्चन को सही करने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। वन और मोर देन वन करेक्ट में क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/15, अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो, है ना। आता है तो वन है, तुक्का मार रहे हैं तो 1/15, राइट। इस बारे में बात अपनी पहले हो गई, है ना, मैंने पहले बता दिया था कि भाई ये ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं आएगा। ओके भाई, तो इस बच्चे के पास जो है ना, फंडा क्या है, आइदर गैस करेगा वो, या कॉपी करेगा, या नोज द आंसर, ठीक है ना। तो तीन पॉसिबिलिटी में वो आंसर कर सकता है, या तो वो रेंडम गैस, ठीक है, गैसेस द आंसर, या कॉपीज द आंसर, या फिर नोज द आंसर, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स द गेस इज 1/3। हो सकता है उसने गेस किया हो और 1/3 मतलब उसका आंसर सही, मतलब गेस किया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर दैट इज 1/6, तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो जो बच रहा है वो किसकी प्रोबेबिलिटी है, कि उसको आंसर सही में पता होगा, क्योंकि तीन ही पॉसिबिलिटी है एक क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। ये बात समझ में आई क्या। तो ये कितना आ रहा है बता दो एक बार, कि ही नोज द आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 1/2 आ रहा है सोल्व करने के बाद, ठीक है ना। ये समझा सबको। 1/3 गैस करना, 1/6 कॉपी करना, तो 1 - दोनों कर दो, तो वो उस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि उसको आंसर आता होगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भाई एक चीज और है ना, एक लाइन और रह गई। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8। एक्चुअली आप किसी से आंसर कॉपी करो, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है कॉपी करने के बाद सही ही आए, क्योंकि आपके पास पास में जो है भगवान थोड़ी बैठे हैं,
कि उन्होंने जो किया वो आपके भी सही हो जाएगा, उनका भी गलत हो सकता है। तो कॉपी करने की जो रिलायबिलिटी है वो है 1/8, कि कॉपी करके आप आंसर सही कर रहे हो ना, दैट इज 1/8। ओके, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर टू अ क्वेश्चन, है ना। व्हाट इज गिवन, he has correctly answered the question, this is the most important part। उसने जैसे भी आंसर किया हो, उसने कुछ भी किया हो, उसका आंसर सही है ना। एक बार वो लिखते हैं तो उसका आंसर कैसे कैसे सही हो सकता है उसने गैस किया हो और फिर सही हो जाए, तो गैस करके सही करना इज 1/50। ये नहीं, तुक्का मारो प्रतियोगिता में ना, 1/50। कॉपी करें तो कॉपी करे सबसे पहले तो वो, तो कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, और कॉपी करने के बाद सही हो जाए, वो बीच में बताया था मैंने 1/8, कि कॉपी करने के बाद सही हो जाए, दैट इज 1/8। उसको आंसर पता होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये रहा 1/2, और आंसर पता होने के बाद सही हो जाए, वो 1 है, वो 1 है। और किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, उसको सही में आंसर पता है, ये वाला पार्ट ऊपर, ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आई क्या बात? ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है भाई, तो अब अपन बढ़ते हैं एक्सटेंडेड बेस थ्योरम पर, है ना। एक्सटेंडेड बेस थ्योरम, कि भाई इसमें क्या होता है, तो एक्चुअली बेस थ्योरम से एक कदम आगे चलता है। बेस थ्योरम तो करना ही करना है, उससे आगे हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन है अपने पास, है ना, और उसके बाद तो अपना एक काम हो ही जाएगा। ये ट्री डायग्राम अपने कर लिया, बहुत ही बढ़िया एंडिंग हो गई इसमें, ठीक है। ओके भाई, पढ़ो इसको। एक्सटेंडेड बेस थ्योरम, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ ना। ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली एक बार जेईई में पूछा हुआ है ना, बेस थ्योरम से थोड़ा सा आगे, एक्सटेंडेड बेस थ्योरम। हेडिंग डाल दो भले, है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग डाल दो एक्सटेंडेड बेस थ्योरम, लिखो। तो कल अपना प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, है ना। और प्रोबेबिलिटी के बाद अपना अगला टॉपिक क्या था भाई, बेस थ्योरम, ये सब हो गया। इसके बाद वेक्टर थ्योरी डाला है, क्या डाला, कॉम्प्लेक्स है क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कोलिनियरिटी, कोप्लेनरिटी, हाँ इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आयटा वगैरह शुरू करते हैं भाई। वो कोई अब जो प्लान है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर भी, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे। सो भाई ये क्वेश्चन क्या है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, है ना। अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 वाइट, ठीक है भाई, ये कंटेंट है 6 रेड 4 वाइट, 4 balls are drawn one by one without replacement, मतलब एनसीआर वर फाउंड टू बी एटलीस्ट 2 वाइट, कम से कम 2 वाइट आई है। तो भाई क्या क्या हो सकता है उसकी बात अपन पहले ही कर लेते हैं, कि कम से कम जो है वो 2 वाइट आई है। तो हो सकता है कि आपने जो बॉल निकाली है उसमें 2 वाइट हो, 2 रेड हो सकता है। इट में सो हैपन की 3 वाइट और 1 रेड है, और ऐसा भी हो सकता है कि चारों चार वाइट बॉल निकाल ली हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो ये तो इवेंट हो रखा है ना। इसके बाद क्या है, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट ड्रॉ, इसके बाद फ्रॉम दिस बैग विल गिव अ वाइट बॉल। इसके बाद अगर आप एक बॉल और निकालते हैं तो वो वाइट आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि भाई हाँ, कुछ चीज ये आगे पूछ रहे हैं, इतना तो हो रखा है, उससे आगे और लेके जा रहे हैं, ये तो खुद को भी समझ में आता है, ठीक है भाई। मैंने क्या सोचा, पहले अपन ये जो दे रखा है, ओके, उसका काम पहले निपटाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने दिया ना कि भाई 2 वाइट और 1 रेड आई हो, है ना। मैंने क्या सोचा कि एक बार अपन एटलीस्ट 2 वाइट की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, क्योंकि गिवन है ना, वर फाउंड टू बी एटलीस्ट 2 वाइट, तो एटलीस्ट 2 वाइट की प्रोबेबिलिटी मैं लिखने जा रहा हूँ। 2 वाइट भी हो सकती है, तो टोटल है 10, तो 10 C 4, हो सकता है कि 2 वाइट निकाली हो, तो वाइट कितनी है 4, और ये कितनी है 6, हो सकता है 3 वाइट निकाली
हो सकता है 4 वाइट निकाली हो, ठीक है। ये तो हो गया आपने एटलीस्ट 2 वाइट, 6 ही 0 कर देते हैं। पर दिक्कत क्या पता है, दिक्कत ये कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि 2 वाइट निकली या 3 निकली या 4 निकली, आपको पता नहीं है एक भी केस की प्रोबेबिलिटी। तो आप अब एक एक केस कंसिडर करोगे कि इन्होंने बोला ना एटलीस्ट 2 वाइट है, सो अब पूछ लेके बताओ 2 ही वाइट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 वाला केस जो है ऊपर निकाल लो, 4c2 6c2 डिवाइड बाय 10c2। ये जो लिखा हुआ है इसको मैं एक बार बोल के समझा देता हूँ, ये किस बात की प्रोबेबिलिटी जो आपके सामने लिखी है, ये है कि आपको ये पता था कि कम से कम 2 वाइट बॉल निकली है, ठीक है, कम से कम 2 वाइट निकली है, दिस वाज ऑलरेडी गिवन। नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ही वाइट बॉल निकली है। बात समझ में आई क्या? इट वाज ऑलरेडी गिवन दैट एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स आर ड्रॉन, पर ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि भाई हाँ सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 2 ही वाइट बॉल निकली, क्योंकि एक केस ऊपर कर दिया मैंने क्या किया, इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको सी बोला है, और एक बार मैं 2 वाइट लूंगा, अगली बार मैं 3 वाइट लूंगा, अगली बार मैं 4 वाइट लूंगा, और फिर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। ये हो गया अपना। अब बोला है कि अब एक और ड्रॉ करो भाई, है ना, एक और ड्रॉ करो जिसमें एक वाइट बॉल आ जानी चाहिए। तो सोचो अगर आपने 2 वाइट निकाल ली है तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा कि हाँ 10c4 भाई, ये 10c4 लो, ये तो गलती है ना, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 10c4 ठीक है। हाँ 2 वाइट निकालने के बाद बचेगा क्या, 2 वाइट, और 2 रेड निकालने के बाद क्या बचेगा, 4 रेड। कितनी बॉल बच गई अंदर, 6। और अब नेक्स्ट ड्रॉ जो है वो वाइट का ही होना चाहिए, तो भाई अब वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, 2 वाइट और 4 हो तो 6, सो 2/6। समझिए बात को, ठीक है, प्लस। अब आपने तो माना कि एग्जैक्टली 2 ही वाइट हो सकती है, क्यों भाई 3 नहीं हो सकती क्या, तो 3 की भी बारी आएगी, तो 3 की बारी कैसे आएगी, बी ऊपर लिख दो और ए प्लस बी प्लस सी। समझ रहे हो बात को? और अगर ये वाला केस है जिसमें आपने 3 वाइट निकाली है, तो 3 वाइट निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, 1 वाइट और 5 रेड। तो अब वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 प्लस, हो सकता है ना कि आपके तीसरा वाला केस हो गया हो, तो तीसरा वाले केस की प्रोबेबिलिटी क्या है, C/A प्लस बी प्लस सी। और जब आपने उसमें 4 वाइट निकाल ली, तो 4 वाइट निकाल ली तो फिर तो अंदर कुछ नहीं बचा यार, अंदर कुछ नहीं बचा तो इंटू 0। बेस थ्योरम तो कर ही रहे हो, उससे एक कदम आगे चल रहे हो आप यार, है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखे, है ना, तीनों केस को बारी बारी से ऊपर ले ले और फिर अपन क्वेश्चन बनाते रहे, क्योंकि पता नहीं ना यार कि 2 वाइट है, 3 वाइट है, 4 वाइट है। तो सबसे पहले 2 वाइट की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, फिर 3 की लिखनी पड़ेगी, फिर 4 की लिखनी पड़ेगी, और फिर एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, इसलिए नाम है इसका एक्सटेंडेड बेस थ्योरम। ठीक है भाई, ओके, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। कल अपन कंटिन्यू करेंगे अपना ट्री डायग्राम और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, और बस, है ना, फिर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाएंगे। ओके भाई, आज डीपी मिल जाएगी, शाम को प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली क्लास है, ठीक है, खत्म करें, है ना, ठीक है, ओके भाई, है ना। हाँ अब आ जाएगा मैक्सिमम मिनिमम का डिस्कशन, ठीक है भाई, अब आ जाएगा। आज मैं आपको मोस्टली, है ना, सबकी शीट भी दे दूंगा और फिर अपन वो डिस्कशन वहां से शुरू कर देते हैं वापस, है ना, ठीक है। ओके, होमवर्क मैं दे रहा हूँ भाई अभी, है ना, अभी दे। ओके भाई ना, बाय बाय, टेक केयर, है ना।